नमस्कार दोस्तों। आज हम डब्ल्यू.एच. ऑडेन की एक बहुत ही कमाल की कविता इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. यीट्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक शोक गीत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कवि का दूसरे महान कवि के लिए एक बहुत ही जटिल, ईमानदार और सच कहूं तो कभी-कभी थोड़ा ठंडा सा सम्मान है। तो तैयार हैं? चलिए इस अनोखी श्रद्धांजलि की एक-एक परत को खोलते हैं। कविता की शुरुआत ही इस सीधी, सपाट और असरदार लाइन से होती है। अब जरा सोचिए, ऑडेन ने डाइड यानी मर गए शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वो कहते हैं डिसअपियर्ड, यानी वो गायब हो गए। ये शब्द मौत की अचानक हुई घटना और उसके पीछे जो खालीपन रह जाता है उसे दिखाता है। और ऊपर से डेड ऑफ विंटर का जिक्र, मतलब कड़ाके की सर्दी। ये एक ऐसा माहौल बना देता है जो बेहद उदास और ठंडा है, और यही इस कविता के पहले हिस्से का मेन फील है। तो आज हम इस कविता को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम ऑडेन और येट्स के रिश्ते को जानेंगे। फिर हम कविता के तीनों हिस्सों का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, जो मौत की ठंडी हकीकत से शुरू होकर कला की अमरता तक जाता है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ऑडेन के हिसाब से एक कवि का असली काम क्या होता है। चलिए तो सीधा पहले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऑडेन, जो इतने तार्किक और असलियत पर लिखने वाले कवि थे, उन्होंने येट्स, जो इतने रहस्यवादी मतलब मिस्टिक और मिथकों में डूबे कवि के लिए शोक गीत क्यों लिखा। सच तो यह है कि उनका ये अजीब सा रिश्ता ही इस कविता को इतना खास बनाता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ थे डब्ल्यू.एच. ऑडेन, एक नौजवान और प्रैक्टिकल कवि जो हर चीज का विश्लेषण करते थे, मतलब एक एनालिस्ट। और दूसरी तरफ थे डब्ल्यू.बी. यीट्स, एक बुजुर्ग और रहस्यवादी कवि जो आत्मा, परमात्मा और मिथकों की दुनिया में रहते थे। ऑडेन यीट्स की बहुत इज्जत करते थे, पर उनकी हर बात से सहमत नहीं थे। तो सोचिए, जब एक एनालिस्ट एक मिस्टिक के लिए शोकगीत लिखेगा तो वो कितना अलग और दिलचस्प होगा। तो अब हम आते हैं कविता के पहले हिस्से पर, और मैं आपको पहले ही बता दूं, इस हिस्से का टोन बहुत ठंडा है, एकदम ऑब्जेक्टिव, जैसे कोई इमोशन ही ना हो। ऐसा लगेगा जैसे कोई रिपोर्टर बस फैक्ट्स बता रहा है। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का एक कमाल का इस्तेमाल हुआ है, मतलब किसी बेजान चीज को इंसान की तरह दिखाना। ऑडेन कह रहे हैं कि मरते हुए दिन के मुंह में पारा गिर गया। यहाँ दिन को एक मरते हुए इंसान की तरह दिखाया गया है, जिसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। ये लाइन कवि की मौत को प्रकृति की इस ठंडक और बेरुखी से जोड़ देती है। और ऑडेन आगे बताते हैं कि दुनिया पर कोई खास असर नहीं पड़ा। नदियां जम गई थीं, एयरपोर्ट वीरान थे और बर्फ ने मूर्तियों की शक्लें बिगाड़ दी थीं, लेकिन कुदरत अपने काम में लगी थी। भेड़िए दौड़ रहे थे, नदी बह रही थी। ऑडेन का मैसेज एकदम साफ है, एक महान कवि की मौत हो गई और दुनिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जिंदगी बस चलती रही। और ये लाइन तो पूरे पहले हिस्से का सार है। ऑडेन कहते हैं, हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वे सब यही बता रहे हैं कि उनकी मौत का दिन एक अंधेरा और ठंडा दिन था। ये कोई इमोशनल बयान नहीं है दोस्तों, ये एक साइंटिफिक फैक्ट जैसा है, जैसे कोई मौसम की रिपोर्ट पढ़ रहा हो। यहाँ दुख नहीं है, बस एक ठंडा कठोर सच। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा आइडिया आता है, वो अपने चाहने वाले बन गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब एक कवि मर जाता है तो उसका शरीर तो खत्म हो जाता है, पर वो जिंदा रहता है कहाँ? अपने पढ़ने वालों के दिमाग में, उनके दिलों में। अब येट्स खुद मौजूद नहीं है, वो बस वही है जो उनके फैंस उन्हें समझते हैं या उनकी कविताओं का मतलब निकालते हैं। और ये आइडिया यहाँ और भी गहरा हो जाता है। एक मरे हुए आदमी के शब्द जिंदा लोगों के अंदर जाकर बदल जाते हैं। यहाँ गट्स का मतलब सिर्फ पेट नहीं, बल्कि पढ़ने वालों की गहरी भावनाएं, उनकी सोच है। ऑडेन कह रहे हैं कि कवि के मरने के बाद उसकी कविताओं का असली मालिक वो नहीं रहता, बल्कि हम और आप, यानी उसके पाठक बन जाते हैं। हर पीढ़ी उसे अपने हिसाब से एक नया मतलब देती है। और फिर से ऑडेन उसी लाइन को दोहराकर पहले हिस्से को खत्म करते हैं। ये दोहराव एक हथौड़े की चोट जैसा है। वो बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि मौत बस एक फैक्ट है, एक ठंडी सच्चाई है, और दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ये सेक्शन खत्म होता है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ गियर शिफ्ट होता है। अब कविता का फोकस इंसान की मौत से हटकर उसकी कला, यानी उसकी पोएट्री के जिंदा रहने पर आ जाता है। ये लाइन शायद इस कविता की सबसे मशहूर लाइनों में से एक है। ऑडेन का तर्क है कि कविता से सीधे सीधे कुछ होता नहीं है, उससे कोई क्रांति नहीं आती, कोई सरकारें नहीं बदलती, लेकिन वो बची रहती है, वो जिंदा रहती है, हर मुश्किल, हर तबाही के बाद भी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल यह है कि कविता आखिर जिंदा रहती कैसे है? ऑडेन इसके 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला, वो अपनी ही घाटी में रहती है, मतलब सत्ता और राजनीति की दुनिया से बिल्कुल अलग।
दूसरा वो अकेलेपन और दुख से निकलती है, और तीसरा वो खुद होने का एक तरीका, एक मुंह बन जाती है। मतलब वो लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी भावनाओं को जाहिर करने का एक जरिया देती है। और अब हम आते हैं कविता के आखिरी और तीसरे हिस्से पर, और यहाँ ऑडियंस सब कुछ बदल देते हैं। कविता का टोन, उसकी लय, उसका रूप, सब कुछ। अचानक से ये एक पारंपरिक म्यूजिकल शोक गीत बन जाती है, जो येट्स को एक औपचारिक विदाई दे रही है। आप देखिए, ऑडेन सीधे धरती से बात कर रहे हैं, जो कि एक पारंपरिक शोक गीत की पहचान है। वो कहते हैं, हे पृथ्वी, एक सम्मानित मेहमान को स्वीकार करो, विलियम यीट्स को दफनाया गया है। यहाँ का टोन कितना सम्मानजनक और फॉर्मल है ना? पहले हिस्से की उस ठंडी बेरुखी से बिल्कुल अलग। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है। यूरोप के कुत्ते, ये कौन है? ये उस समय यूरोप में बढ़ रहे फांसीवाद और तानाशाही की तरफ इशारा है। याद रखिए, ये कविता 1939 में लिखी गई थी, ठीक वर्ल्ड वॉर II के शुरू होने से पहले। तो ये लाइन उस आने वाले भयानक वक्त की एक चेतावनी है। ऑडिन यहाँ उस जमाने की दुनिया का हाल बता रहे हैं। वो कहते हैं कि लोगों की आंखों में दया का समंदर जम चुका है। इसका मतलब है कि दुनिया नफरत और बेरुखी से इतनी भर गई है कि किसी के अंदर करुणा या हमदर्दी बची ही नहीं है। इन लाइनों में ऑडिन अब सीधे येट्स की आत्मा को पुकार रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि हे कवि, इस अंधेरी रात की गहराई तक हमारा मार्गदर्शन करो। वो येट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी कविता के जरिए इस मुश्किल समय में दूसरे कवियों और हम जैसे लोगों को रास्ता दिखाएं। और अब हम कविता के बिल्कुल आखिरी लाइनों पर आ गए हैं, जो हमें बताती हैं कि इस अंधेरी दुनिया में कविता का असली मकसद और काम क्या है। क्या खूबसूरत लाइन है ये। ऑडिन कहते हैं कि कवि का काम है कि वो अपनी कविता की खेती करें और इस श्राप यानी इंसानी दुख दर्द से एक अंगूर का बाग बनाए। अंगूर का बाग खुशी और जिंदगी का प्रतीक है। तो कवि का असली काम है दुख और पीड़ा से कुछ सुंदर और जीवन देने वाली चीज बनाना। और ये है कविता का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश। ऑडिन कहते हैं कि हम सब अपने दिनों की जेल में कैद हैं, अपनी मुश्किलों और अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। इस कैद में रहते हुए भी कविता हमें प्रशंसा करना सिखा सकती है। वो हमें जिंदगी में मतलब, खुशी और जश्न मनाने की वजह खोजना सिखा सकती है। यही कविता का असली काम है। तो ये कविता हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि दुख और पीड़ा से भरी इस दुनिया में कला का आखिर रोल क्या है। ऑडिन का जवाब है कि कला हमें प्रशंसा करना सिखाती है। पर मैं आपसे पूछता हूं, आपका क्या जवाब है? इस पर जरूर सोचिएगा। ऑडिन की ये कविता हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे वक्त में भी कला हमें जीने की एक वजह दे सकती है। ऐसे ही और साहित्यिक विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।